नमस्कार दर्शकों, मैं विजय गुप्ता इस समय फेस टू फेस के इस अंक में आपके सामने हाजिर हूं और हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है जम्मू कश्मीर की एक अहम शख्सियत जनाब दिलबाग सिंह साहब, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं और बड़े ही अहम ओहदों में जम्मू कश्मीर पुलिस में रहे हैं। सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं और इन्होंने बड़े ऐसे कामों को अंजाम दिया है जिससे हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन हुआ है। आज हमारा मुद्दा है कि हर आदमी, हर मीडिया पर्सन बात तो करता है मिलिटेंसी पे, मिलिटेंसी में कितने मिलिटेंट्स मारे गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन कोई भी आज तक ये नहीं पूछता कि हमारे जवानों के लिए क्या क्या आपने अच्छा किया, क्या क्या वेलफेयर की स्कीम्स लाई, किस तरह उनके मेंटल स्टेटस को स्टेबल रखा गया, किस तरह उनके घर परिवार से उनकी कनेक्टिविटी करवाई गई। दूर दराज एरिया में जो ड्यूटी देते हैं, अनंतनाग, शोपियां, कारगिल, लेह, उन लोगों को किस तरीके से सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई कि भाई वो लोग अपने घर वालों से अच्छे तरीके से बात कर सके, अपने मेंटल लेवल को मेंटेन रख सके। उनके खाने पीने की क्या क्या सुविधाएं हैं, उनके राशन भत्ते की क्या क्या सुविधाएं हैं, इन सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे हमारे जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री दिलबाग सिंह साहब से। दिलबाग सिंह साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। दिलबाग सिंह साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस की कमान को संभालने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो जवान हमारे 1.25 करोड़ जनता की रक्षा में 1.25 लाख जवान जो है मुस्तैद है, उन जवानों की सुरक्षा के लिए आप इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस के एचओडी हैं, किस तरीके की उनकी सुरक्षा के लिए इंतजामात किए गए हैं? पहला तो मैं आपकी मुबारक के लिए आपको शुक्रिया कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि हमारे लोगों की दुआएं हैं कि मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया फोर्सेस में जिसका शुमार होता है, उसको लीड करने का मौका मुझे मिला है। जी बिल्कुल। मैं फ़ख्र महसूस करता हूं कि ये फोर्स जिसने जब से मिलिटेंसी शुरू हुई 89 से, तब से लेकर के आज तक सैकड़ों कुर्बानियां अपनी दी हैं और कुर्बानियां देते हुए यहाँ पर अमन व अमान को बहाल करने में और लोगों को राहत पहुँचाने के लिए काम किया है। मैं जवानों की सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग क्योंकि इस वक्त ऐसे माहौल में काम कर रहे हैं जहाँ हर लेवल पे जवान क्या या सीनियर ऑफिसर्स क्या, हर किसी को अपने काम के चलते रिस्क रहता है और हमारे लोग सक्षम हैं, वो जानते हैं कि उनको अपनी सुरक्षा जो है वो किस तरीके से करनी है। मैंने चार्ज लेने के बाद सब ज़िलों का दौरा किया, उसमें लेह, कारगिल और श्रीनगर के 10 ज़िले कश्मीर के और 10 ज़िले जहां के, और उसके अलावा जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी सब जगह पे विज़िट किए। सब जगह हम लोगों ने अपने जवानों से, अपने अफसरों से रब्ता किया, सबके साथ मुलाकातें हुई, सबके साथ बात हुई और सबको ये बताया गया कि उनकी कार्यशैली क्या होनी चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, अपनी सुरक्षा का ख्याल कैसे रखना चाहिए और इसके साथ साथ लोगों के लिए अच्छा काम कैसा करना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि जवान ज़मीनी सतह के ऊपर बेहतरीन काम अंजाम दे रहे हैं और ऑफिसर्स बहुत अच्छी लीडरशिप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके चलते जो उनकी अपनी सुरक्षा के सारे इंतजाम हैं या उनके लिए जो इनको एहतियात बरतने चाहिए वो भी बरत रहे हैं। जी बिल्कुल दिलबाग सिंह साहब, आपने बड़ी सही बात कही। एक और अहम प्रश्न इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि जिस तरीके से आर्मी में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में खाने पीने का विशेष ध्यान रखा जाता है, जवानों का जो मेस होती है, तो क्या यहाँ भी डाइट चार्ट और प्रॉपर तरीके से उनको खाना प्रोवाइड होता है जिससे उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखा जाए? देखिए, दोनों खित्तों के बल्कि तीनों खित्तों के खाने पीने के थोड़े फ़र्क रहते हैं। लेह, कारगिल में, कश्मीर में, जम्मू में, तो जैसी जैसी उनकी खाने पीने की हैबिट्स हैं जवानों की, उसके मुताबिक हर पुलिस लाइन के अंदर हमारी मेस चलती है, बटालियंस के अंदर हमारी मेस चलती है, बाकी यूनिट्स के अंदर भी मेस चलती है और इस वक्त उनको जो खाने के लिए भत्ता मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा है और उसके चलते वो हर तरह का जो खाना जो अच्छी बैलेंस डाइट के लिए होना चाहिए जवान को मिलता है। बल्कि बहुत सारी जगहों पे जवान अपनी मेस खुद चलाते हैं जी, वो खुद तय करते हैं कि उनको खाने पीने के लिए क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस टाइम पे होना चाहिए। अलबत्ता पुलिस की नौकरी ऐसी है कि खाने पीने में जब फील्ड में निकलते हो तो बहुत बार
जवान टाइम से कई बार खाना नहीं खा पाता है, चाय पानी की सुविधा उस जगह पे नहीं होती है, वॉशरूम टॉयलेट की सुविधा उस जगह पे नहीं होती है, वो हमारे, मैं समझता हूँ कि जॉब की हैज़र्ड्स हैं, काम की मजबूरियाँ हैं, जिसके चलते कभी कभी जवान वक्त पर खाना और आराम नहीं ले सकता है। मगर मैं इसके लिए भी जवान को शाबाशी कहना चाहता हूँ कि इन मजबूरियों के बावजूद भी वो अपनी ड्यूटी में, अपने काम में किसी तरह की कटौती नहीं करता, किस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। बिल्कुल। दिलबाग सिंह साहब, एक और इसी से साथ, क्योंकि खाने की बात चल रही है, राशन भत्ते की बात चल रही है, तो खैर अभी आपने डीजीपी की कमान संभाली है, कुछ ही दिन हुए हैं, तो पीछे मुझे कहीं खबर आई थी और हमने इस चीज़ को जाना भी था कि जिस तरीके से आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस को राशन भत्ता दिया जाता है, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को कम दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, जो हमारे जवान हैं, वो ऐसे माहौल में काम करते हैं जहां, जैसे आपने भी कहा कि कुछ रिस्क फैक्टर तो है ही है, तो क्यों उनको बराबर नहीं दिया जाता? और अगर नहीं दिया जाता तो आपका क्या विजन है कि उसको बराबर करवाया जाए? देखिए, हर फोर्स के अपने अपने काम का दायरा होता है और हर फोर्स को अपने अपने हिसाब से उनके क्या बातें होंगे, कैसे होंगे, किस फॉर्म में राशन देंगे, वो रहता है। क्योंकि जैसे फ़ौज को बड़ी बड़ी ऊंची जगहों पे और दुश्वार जगहों पे हमसे ज़्यादा जो मुश्किल कई जगह हैं, जैसे एलसी के ऊपर रह करके, तो उनको किस तरह का खाना मिलेगा, टिन्ड फूड मिलेगा, ताज़ा मिलेगा, कितना फ्रेश मिलेगा, कितने दिन के बाद मिलेगा, कितना पैसा लगेगा, और उनको ऐसी जगहों पे पहुंचाने के खर्चे भी फालतू जो हैं उस तरह के आते हैं। हम लोग क्योंकि ज़्यादातर हिंटरलैंड में बिल्टअप एरियाज़ में पुलिस को काम करना है, कभी कभार ठीक है दूर पार के इलाके भी हैं हमारे पास, हर जगह पे चौकी थाने उन जगहों पे भी हैं, मगर हमारा जो दायरा कार है वो रियासत के दायरे में आता है और रियासत हमेशा हमारे वेलफेयर के साथ कंसर्न रहती है। और उसके चलते एक बार नहीं बल्कि कितनी बार हमारा जो राशन भत्ता है वो रिवाइज़ हुआ है, और रिवाइज़ होते होते आज जितना मिल रहा है मैं समझता हूँ काफ़ी है। मगर आने वाले टाइम में क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है, तो हम आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे कि इसको जो प्राइस इंडेक्स बढ़ते हुए प्राइस इंडेक्स के मुताबिक इसको भी एडजस्ट किया जाए। मगर गवर्नमेंट पहले ही हमारे लिए जो कर रही है, अभी हाल में हमारे जो शहादत पा जाते हैं जवान, उनके परिवारों की बेहतरी के लिए उनको, सर मैं उस पे आऊँगा आपके पास। सर इसी के साथ एक और अहम प्रश्न है कि जिस तरीके से देखा जाए तो कठुआ को कोई जवान है और शुपैया में वो गोलियों की बौछार के बीच बैठा हुआ है, उसके मेंटल लेवल को स्टेबल करने के लिए क्या क्या अंदर उसकी बटालियंस में, उसके यूनिट्स में क्या क्या ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं जिससे वो अपने आप को सुरक्षित भी और अपने मेंटल लेवल को स्टेबल कर सके? देखिए, पहला तो ये है कि जवान जो कि ट्रेंड है पुलिस फोर्स में और उसको पता है कि उसकी ड्यूटी में मुश्किल हालात भी शामिल हैं, मिलिटेंसी के दौरान काम करना भी शामिल है, और हमारा ये लीडरशिप का फ़र्ज रहता है कि जवान प्रॉपरली मोटिवेटेड रहे, उसके वेलफेयर के इशूज़ टाइम टू टाइम डील किए जाएं। और मुझे खुशी है कि हमारा जवान और ऑफिसर पूरी तरह मोटिवेटेड है और वो मुश्किल हालात में न सिर्फ काम करते हैं बल्कि काम करते हुए अपनी जान भी निशावर करते हैं। श्रीनगर में जो एनकाउंटर हुआ उसमें हमारा लड़का जो रियासी का रहने वाला था उसकी शहादत हुई, वो हमारे स्पेशल ग्रुप में वहाँ पर काम करता था। इसी तरीके से बाकी जगहों पे आपने शोपियां का जिक्र किया, पुलवामा, कुलगाम, बाकी जगहों का कई ऐसे एरियाज हैं, कश्मीर के हर ज़िले हैं जहाँ पर हमारे जम्मू के और बाकी जगहों के लोग, रजौरी पुंछ के लोग, डोडा के लोग और कश्मीर के अपने लोग भी जो मिल कर के ड्यूटी करते हैं। हमारा एक कंपोजिट कल्चर है, सब लोग मिल के काम करते हैं और एक दूसरे की बाजू पकड़ के एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, जो हमारा पुलिस का वर्किंग कल्चर है। और मुझे खुशी है कि जब हम लोग काम पे निकलते हैं तो हमारे मन में किसी रीजन का, किसी रिलीजन का जो है वो असर नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं होता है। हम काम को सिर्फ काम समझ के करते हैं और जवान पूरी तरह मुस्तैद होकर के अपनी ड्यूटी को अंजाम निभाता है। सर उनके घर की कनेक्टिविटी, उनके घर से बात कराने की भी कोई सुविधाएं आप मुहैया करवाते हैं? आज तो मेरे ख्याल में इस फ्रंट पे कोई दिक्कत है नहीं, हर किसी के पास मोबाइल है, सब जगह से मोबाइल पे बात होती है, वीडियो कॉल भी होती है, मगर बीच में छुट्टी भी है, बाकी सब प्रोविजंस रहती हैं, लोग आते हैं, अपने घर वालों को भी मिलते हैं, तो कम्युनिकेशन के फ्रंट पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर एक और अहम चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा
कि इस समय जो हमारे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स या रिटायर्ड जवान जो हैं, जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनके लिए एक कोई चाहिए नहीं कि कोई पुलिस कॉलोनी होनी चाहिए, जैसे सैनिकों के लिए सैनिक कॉलोनी है, उसी तरह पुलिस वालों के लिए भी कुछ होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कहें कि हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और ऑफिसर ईमानदार ऑफिसर है और कुछ सब्सिडाइज रेट पे कुछ ऐसा होना चाहिए, तो गवर्नर साहब से कहीं आपने ऐसी बात नहीं करी? वो तो मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा कंसर्न महसूस करते हैं गवर्नर साहब और हमारे बाकी जो रियासत की अथॉरिटीज़ हैं, चाहे एडवाइज़र साहब हों, चीफ सेक्रेटरी साहब हों, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे टाइम टू टाइम इस विषय पे चर्चा हुआ कि सिक्योर्ड अकोमोडेशन और सही जगहों पे लोगों का रहने सहने का सुविधा जो है वो होनी चाहिए। मैं बड़े खुशी से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने अभी ओन योर हाउस स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए कुछ 20,000 हाउसिंग की जूनियर्स की जो स्कीम है वो लॉन्च करी है, और उसमें मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं उनको अपना घर खुद बनाने की, खरीदने की उसमें सुविधा होगी, जिसके अंदर हम लोग जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से लोन वगैरह या बाकी चीज़ों की सुविधा के लिए भी कोशिश करेंगे कि जवान और बाकी जो लोग हैं अहदेदारान वो ले सकें। बाकी रिटायर्ड ऑफिसर्स को उसमें अकोमोडेट कर सकेंगे, किस हद तक कर सकेंगे वो बात भी अभी चर्चा में है, मगर उसके ऊपर अभी फाइनल फैसला जो हो बाद में लिया जाए। सर, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि आपका डिपार्टमेंट में भी यही स्लोगन है कि सबको साथ लेके अपने डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात है। सर, एक और अहम प्रश्न कि जिस तरीके से जवान जब शहीद होता है तो उसके घर वालों के लिए उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, असंभव सी बात है, लेकिन फिर भी जो पैसा मिलता है वो एज कंपैरिजन जो हमारे आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के मुताबिक बहुत कम आंकड़े में है। लगभग उनको, अगर मुझे जहां तक नॉलेज है कि 1 से सवा करोड़ के बीच में मिलता है और हमारे जवान को लगभग 60 से 70 के करीब में मिलता है। तो पीछे हमने सुना था कि हमारी इस फरियाद पे, हमारे जवानों की इस चीज़ के लिए होम मिनिस्ट्री में भी वो फाइल गई है, तो आज उसका क्या रुख है? मैं समझता हूँ कि टाइम टू टाइम जैसे रिविजन्स हुई एक्स ग्रेशिया रिलीफ में, जो हम लोग किसी जवान की या अफसर की शहादत पे देते हैं जी, वो काबिल तारीफ़ है। सरकार ने खुद अपना बहुत बड़ा कर्तव्य समझते हुए इसको किया है और हमें बहुत ज़्यादा इसको फॉलो भी नहीं करना पड़ा है, उसके बगैर उन्होंने किया है। अभी हाल ही में ये रकम बढ़ा करके 45 से 70 हुई है, और ऑनरेबल गवर्नर साहब का ये कहना है कि ये भी काफ़ी नहीं है, हम लोग और इसको फर्दर बढ़ाना चाहते हैं, और ये इशू इस वक्त भी सरकार के जेर गौर है और मुझे लगता है कि जल्द ही इसमें और इजाफा होगा। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि कोई भी बड़ी रकम जो है किसी की जान की जो कंपनसेशन वो भरपाई नहीं कर सकती है, मगर ये बात भी साथ साथ में सही है कि जब कोई शहादत पा जाता है तो उसका परिवार पीछे है, फैमिली, बच्चे हैं, माँ बाप है, तो उनको भी तो अपना गुजारा चलाना है, अच्छे से अपने घर का निर्वाह करना है। तो मुझे लगता है कि सरकार का ये कंसर्न जो है ये सराहनीय है, और मैं सरकार को इस बात के लिए शुक्रिया भी कह चुका हूं, अभी भी कहना चाहता हूं, और इशू जेरे गौर है, हो सकता है आने वाले वक्त में जल्दी इसमें और इजाफा भी हो। जी, समय की नज़ाकत को देखते हुए डीजीपी साहब, मैं आपसे अंत में ये कहना चाहूँगा कि आपके जवान जो आपसे मिल नहीं सकते, दूर दराज एरिया में हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं अपने जवान के लिए ये कहना चाहता हूँ कि हम सब एक हैं, हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं जो बड़े लंबे अरसे से बड़े कठिन हालात में काम कर रही है, मगर कामयाबी से काम कर रही है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी कामयाबी में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है एक जवान का है, क्योंकि जवान है तो फौज है। तो जवान के चलते मैं जवान को शाबाश कहना चाहता हूँ उनके अच्छे काम के लिए, और ऑफिसर्स को उनकी अच्छी लीडरशिप के लिए शाबाश कहना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में जैसे वेलफेयर के इश्यूज़ के ऊपर हमने पहले फोकस किया है, आने वाले इशू में वेलफेयर के और मेजर्स लिए जाने वाले हैं, और उनको जल्द ही इंतज़ार होना चाहिए और अच्छी खबर का और अच्छे किसी ना किसी तरीके से बेहतर वेलफेयर मेजर का। और मुझे लगता है कि वो जल्द ही वक्त आएगा जब हम एक और अच्छी अनाउंसमेंट करेंगे। सर, एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ जो कि बड़ा अहम है, कि जिस तरीके से पुराने समय में
पुलिस का नाम सुनते ही एक शरीफ और एक आम आदमी डरता था, पुलिस स्टेशन जाने में डरता था। लेकिन आज काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आई है आप लोगों के आते हुए, था कि एक मॉडर्न पुलिस स्टेशंस बनेंगे जहां ऑनलाइन शिकायतें सुनी जाएंगी और प्रॉपर तरीके से एक आम आदमी, आम जनता की सुनवाई होगी। तो उस पर क्या है कि कब तक ये सारे पुलिस स्टेशंस को मॉडर्न पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा? देखिए, बहुत पेशरफ्त हुई है, इसमें बहुत प्रोग्रेस हुई है इन इश्यूज़ के अंदर। अभी चलते चलते जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का CCTNS प्रोजेक्ट है, उसके अंदर इतनी सर्विसेज पब्लिक के लिए हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन, कंप्लेंट ऑनलाइन फाइल हो सकती है, FIR ऑनलाइन लग सकती है, उसका स्टेटस क्या है ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। हमें अलबत्ता कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी या बाकी इस तरह की जो चीज़ें उसको लेकर के थोड़ी बहुत अभी को परेशानियां बीच में आती हैं। सारा काम ऑनलाइन कई बार नहीं हो पाता है, ऑफलाइन करके फिर उसको दोबारा लोड करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेवारी जो है, जो हमारे डिपार्टमेंट की क्राइम ब्रांच की, जिनको इसके लिए नोडल एजेंसी रखा गया है, उसको बड़े अच्छे से वो निभा रहे हैं, मगर उसमें और अच्छा काम करने की ज़रूरत है। मॉडर्न थाने सिलेक्टिव बेसिस के ऊपर बनाए गए थे, मगर मैं समझता हूँ कि हर थाना, आज जरूरत मॉडल पुलिस स्टेशन, हर थाना मॉडल थाना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 2 थाने मॉडल हैं और 10 थाने जो हैं उसी हाल में हैं। हम लोग धीरे धीरे पहले से बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी कर चुके हैं। वर्किंग का जो हमारा काम है जो उसको बेहतर कर चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हम इसको और बेहतर करेंगे, क्योंकि पुलिस की जो सर्विसेज हैं वो आवाम के लिए हैं, और जितनी बेहतर सर्विसेज होंगी उतना ही आवाम की सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात दिलबाग सिंह साहब, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उन्होंने कही। धन्यवाद दिलबाग सिंह साहब आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी दर्शकों, ये आपने दिलबाग सिंह साहब को सुना, और उन्होंने रूबरू आपसे ये कहा कि हम एक तो ट्रांसपेरेंसी और जहां जो कुछ बेस्ट पॉसिबल हो सकता है अपने जवानों के वेलफेयर के लिए अभी तक किया भी जा रहा है, और आने वाले समय में हमारे साथ हमारे गवर्नर साहब बड़े कीन हैं, हमारे एडवाइज़र साहब बड़े कीन हैं, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं दिलबाग सिंह साहब की काबिलियत को आपके सामने बताने पे कि आप देख ही रहे हैं जब से इन्होंने कमान संभाली है लगभग लास्ट 2 महीने से, तो मिलिटेंसी का ग्राफ किस तरह गिर रहा है, किस तरह उनके इरादों को नस्ते नाबूद किया जा रहा है। इसमें हमें बताना नहीं है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। चलें फिर हाजिर होंगे अब नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।